हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे हर रोज एकत्रित होते हैं और यहाँ पे जो राजस्थान का भूगोल है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जी हाँ, राजस्थान के भूगोल के यहाँ पे चर्चा करने के लिए स्टैटिक्स आईक्यू परिवार आप सभी के लिए यहाँ पे रोज एकत्रित होता है और जिसमें हमने पिछली 3 क्लासेज हो चुकी है। जी हाँ, 3 क्लासेज हो चुकी है। उन 3 क्लासेज में हमने जो राजस्थान का सामान्य परिचय है, स्थिति विस्तार है, कितने जो जिले हैं जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, कुल लंबाई जो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा से कितनी है, किस राज्य से राजस्थान कितनी सीमा बनाता है। और दोस्तों, जो राजस्थान का स्थिति विस्तार है, इन पे तमाम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं और प्रीवियस एग्जाम में जो किस प्रकार से फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनमें जो पिछली क्लास में हमने चर्चा की है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जी हाँ, भौतिक प्रदेशों की आज पार्ट फर्स्ट होने वाला है। तो दोस्तों, इस पार्ट में जाने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों हमारे द्वारा डाली गई जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सही समय से मिल सके और आप जो अपनी तैयारी है, जो अपनी दावेदारी है दोस्तों मजबूती से रख सके। दोस्तों, आप सभी को पता है, हम यहाँ पे निःशुल्क कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है, जो बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाने वाला है और यहाँ पे आपको बिल्कुल कम समय में बेहतर तैयारी देखने को मिलने वाली है। चाहे दोस्तों आपकी राजस्थान सीईटी की एग्जाम हो, एलडीसी की हो, पटवारी की हो या राजस्थान पुलिस की। तो दोस्तों, अभी तो हाल ही में आपकी राजस्थान सीईटी की एग्जामिनेशन होने वाली है, तो उनके लिए तो जो राजस्थान भूगोल का दोस्तों जो सिलेबस दिया गया है उनसे उसको भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो जो राजस्थान सीईटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे बात करते हैं जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, राजस्थान का भौतिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, भौतिक प्रदेश से यहाँ क्या हास्य है? तो दोस्तों, भौतिक प्रदेश से हास्य है जैसे राजस्थान है, राजस्थान में कई जगहों पे दोस्तों जो मरुस्थल भी है, कई जगह पे पठारी, जी यहाँ कई जगह पे मरुस्थल है। मरुस्थल के अलावा यहाँ पे कई जगहों पे दोस्तों पर्वत भी है, पर्वत के अलावा यहाँ पे मैदानी भाग भी है। जी हाँ, मैदानी भाग भी है। और दोस्तों, इस प्रकार से जो मरुस्थल में, पर्वत में, मैदानी भाग में जो अलग अलग बांटे गए हैं, इनको वर्गीकरण किया गया है, तो वो किस हिसाब से किया गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान को जो राजस्थान का वर्गीकरण है, जी हाँ, राजस्थान का वर्गीकरण की बात करते हैं तो राजस्थान का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था उसके ऊपर बात करते हैं। राजस्थान का सर्वप्रथम वर्गीकरण की बात करें तो राजस्थान का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था वीसी मिश्रा ने। जी हाँ, वीसी मिश्रा ने राजस्थान का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था, आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों, जो वीसी मिश्रा ने राजस्थान का वर्गीकरण किया, कितने भागों में बांटा? तो इसने जो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया गया था। जी हाँ, 7 भागों में विभाजित किया, 7 भागों में विभाजित किया था। और दोस्तों, 7 भागों में विभाजित किया और ये वर्गीकरण कब किया गया? तो ये वर्गीकरण 1968 में, जी हाँ, 1968 में राजस्थान का वर्गीकरण वीएस मिश्रा ने 7 भागों में किया। इसके अलावा यहाँ से और क्या अन्य फैक्ट है उसके बारे में बात करें तो जो वीसी मिश्रा ने राजस्थान के 7 भागों में वर्गीकरण किया, तो वह किस आधार पर किया? तो उन्होंने जो वर्गीकरण किया राजस्थान का जलवायु के आधार पर। जी हाँ, जलवायु के आधार पर और यहाँ पे वनस्पति, जी हाँ, जलवायु के आधार पर, वनस्पति के आधार पर व मृदा के आधार पर यहाँ पे वीसी मिश्रा ने मृदा के आधार पर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा। लेकिन हमारी एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों यह मुख्य नहीं है। यहाँ से दोस्तों जिस वर्गीकरण से जो जो मुख्य फैक्ट है उनके बारे में यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है। राजस्थान का सर्वप्रथम वर्गीकरण वीसी मिश्रा ने किया। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा और जो ये वर्गीकरण 1968 में किया गया और किस आधार पर किया? तो राजस्थान की जलवायु, वनस्पति और मृदा के आधार पर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा। लेकिन दोस्तों, यहाँ से इन जो फैक्ट है इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलावा यहाँ से जो 7 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा उससे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। तो चलिए, अब जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं या जो वर्तमान वर्गीकरण की बात करेंगे। जी हाँ, वर्तमान जो वर्गीकरण है जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, वर्तमान वर्गीकरण की बात करें तो जो वर्तमान वर्गीकरण है हम पढ़ते हैं वह किसका है? तो वह वर्गीकरण राजस्थान का एच एम सक्सेना का। जी हाँ, एच एम सक्सेना ने राजस्थान का वर्तमान वर्गीकरण किया था और इन्होंने जो राजस्थान को है 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में विभाजित किया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं इनके ऊपर यहाँ पे विस्तृत जानकारी से हम यहाँ पे विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। और जो एच एम सक्सेना ने 1994, जी हाँ, 1994 में राजस्थान को 4 भागों में बांटा था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें यहाँ पे जो एच एम सक्सेना है, इन्होंने किस आधार पर राजस्थान का वर्गीकरण किया? तो जो राजस्थान की संरचना व उच्चावच के आधार पर। जी हाँ, यहाँ पे राजस्थान की संरचना व उच्चावच के आधार पर
उच्चावच के आधार पर इन्होंने जो वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पे संरचना जैसे यहाँ बनावट हो, जैसे दोस्तों वहाँ पे जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें जो राजस्थान की बनावट है मरुस्थलीय है, और यहाँ पे जो हाड़ौती का पठार है उसमें जो दोस्तों पर्वतीय पठार है, अरावली पर्वत है, पूर्वी जो मैदानी भाग है उसकी दोस्तों इस हिसाब से वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे 4 भागों में विभाजित किया है, वह 4 भाग कौन कौन से उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। दोस्तों यहाँ से वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जो वर्तमान में हम वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, वह वर्गीकरण एच.एन. सक्सेना ने दिया था। इन्होंने 4 भागों में राजस्थान को बांटा है। 1994 में ये वर्गीकरण आया, और इन्होंने जो आधार रखा है वर्गीकरण करने के लिए वह है संरचना के आधार पर, वह उच्चावच के आधार पर राजस्थान का वर्गीकरण किया है। तो चलिए अब यहाँ पे जो एच.एम. सक्सेना ने 4 भागों में राजस्थान का वर्गीकरण किया है, वह 4 भाग कौन कौन से हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है पश्चिमी मरुस्थल। जी हाँ, सबसे पहले जो वर्गीकरण आता है पश्चिमी मरुस्थल। जी हाँ, पश्चिमी मरुस्थल आता है, और इस पश्चिमी मरुस्थल की बात की जाती है या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जी हाँ, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आता है पहला वर्गीकरण, जो जिसका नाम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। फिर दूसरे की बात करें, जो दूसरा बांटा गया है अरावली पर्वतीय मैदान। जी हाँ, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। जी हाँ, अरावली पर्वतीय प्रदेश से आता है। फिर जो तीसरा वर्गीकरण एच.एम. सक्सेना ने किया वह किया है पूर्वी मैदानी प्रदेश। जी हाँ, पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। और जो चौथा और अंतिम जो वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है एच.एम. सक्सेना के द्वारा, उसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या दोस्तों इसको जो हाड़ौती का पठार, जी हाँ, हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती का पठार भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह इन 4 जो प्रदेश हैं इनसे ही पूछे जाते हैं। वो जो एच.एम. सक्सेना ने 4 भागों में यहाँ पे विभाजित किया है, जो राजस्थान की संरचना उच्चावच के आधार पर इन 4 भागों में बांटा है, और इन चारों से ही आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे इन चारों का दोस्तों बिल्कुल विस्तार पूर्वक एक एक को यहाँ पे पुटअप करके उनके बारे में जो भी फैक्ट होते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इनमें बात की जाए कि ये जो चारों अरावली प्रदेश, जो चारों जो भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान के, इन चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीन कौन है या सबसे पहले किसका निर्माण हो चुका था। तो दोस्तों यहाँ से बात की जाती है अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यह सबसे प्राचीन है। जी हाँ, सबसे प्राचीन है। और जब दोस्तों अरावली प्रदेश पढ़ा जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि जो प्राचीन वलित पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है तो वह कौन सी है, तो वह दोस्तों अरावली पर्वतमाला ही है। और नवीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो नवीन वलित पर्वतमाला जो दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी में जो हिमालय पढ़ते हैं, हिमालय को नवीन वलित पर्वतमाला कहा जाता है, जबकि जो अरावली प्रदेश है इसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कहा जाता है। तो आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। इन चारों में दोस्तों बनावट के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर जो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन अरावली पर्वतीय प्रदेश ही आता है। जी हाँ, सबसे प्राचीन भाग यही है जो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है। फिर उसके बाद में दोस्तों जो राजस्थान में निर्माण हुआ है वह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो हाड़ौती का पठार है, इसका दोस्तों यह दूसरे नंबर पर आता है जो कि प्राचीन में है। पहले नंबर पर सबसे पुराना भाग जिसकी उत्पत्ति हो चुकी थी वह अरावली पर्वतीय प्रदेश है। फिर उसके बाद में जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार है इसका नामक्रम आता है। और दोस्तों जो तीसरे नंबर पर आता है उत्पत्ति के आधार पर वह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश है दोस्तों जो है चौथे स्थान पर आता है। या इन जो चारों राजस्थान की 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे नवीन जो मैदानी जो प्रदेश है वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो आपको इस प्रकार भी यह पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अभी हम यहाँ पे इन चारों में से एक एक को पुटअप करेंगे और यहाँ पे इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। चाहे दोस्तों इनमें कितना क्षेत्रफल कवर होता है, इनमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इन प्रदेशों में भौतिक प्रदेशों में कौन कौन से जिले आते हैं, इनकी विशेषताएं किस प्रकार है, और यहाँ पे इनके अलावा दोस्तों इनके यहाँ पे जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां से बात की जाए, चाहे मैदान से बात की जाए या प्रदेश से या पठार से कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है, इस हाड़ौती जैसे हम बात करें किसी भी प्रॉपर एक प्रदेश की तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पे मुख्य नदी कौन सी है, इनमें मैदान कौन सा है, तमाम प्रकार के क्वेश्चनों पे हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हाँ, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार दोस्तों आपको हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय खराब करते हुए आज के प्रथम टॉपिक जो प्रथम हम पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जी हाँ, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी
पठारी प्रदेश, इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को ही अन्य नाम क्या है, तो उसे, और इसका अन्य नाम है हाड़ौती का पठार। जी हाँ, हाड़ौती का पठार भी इसे कहा जाता है, हाड़ौती का पठार भी इसे कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हाड़ौती का पठार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हाड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का ही दोस्तों उपनाम कहा जा सकता है। और ये जो हाड़ौती का पठार है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो राजस्थान की दोस्तों, जो हम एक नक्शे के माध्यम से, राजस्थान के जो नक्शे के माध्यम से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान का दोस्तों यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। फिर उसके बाद में हम यहाँ इनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ राजस्थान का हूबहू नक्शा ड्रॉ करने की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे राजस्थान का नक्शा आप सभी को पता है इस प्रकार से होता है। ये राजस्थान का मैप मान लीजिएगा दोस्तों, हूबहू तो नहीं बना, लेकिन यहाँ पे समझने की दृष्टिकोण से सही है। चलिए तो हम यहाँ पे जो राजस्थान को 4 भागों में, जी हाँ, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है, उनमें दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसका। और इस प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो इसको हाड़ौती का पठार, जी हाँ, हाड़ौती का पठार इसे कहा जाता है, हाड़ौती का पठार, या जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों जो यहाँ से लेकर ये इस प्रकार से जो पर्वतीय प्रदेश आता है, इसे अरावली पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। जी हाँ, अरावली पर्वतीय प्रदेश इसे कहा जाता है, पर्वतीय प्रदेश इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद में जो यह भाग बचता है, इसे जो कहा जाता है पूर्वी मैदानी भाग। जी हाँ, इसे पूर्वी मैदानी भाग कहा जाता है, पूर्वी मैदानी भाग, इस भाग को कहा जाता है। जबकि यहाँ से हम बात करें, जो ये प्रदेश है, यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जी हाँ, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो यह भाग, जो अरावली पर्वतमाला, जी हाँ, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो भाग होता है वह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों एच एम सक्सेना ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। यह जो पूरा आप भाग देख पा रहे हैं, यह पूरा भाग है जो कि मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। और यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो भाग है उसे कहा जाता है। जबकि दोस्तों इसकी बात की जाए तो यह जो भाग आप देख पा रहे हैं, यह अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। तो आप देख पा रहे हैं यह भाग पूरा अरावली पर्वतीय प्रदेश है। फिर उसके बाद में जो ये पूरा जो भाग आप देख पा रहे हैं, यह पूरा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश, जी हाँ, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यह पूरा भाग है। और हम यहाँ पे अंत में यहाँ पे चर्चा करेंगे जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। तो इस प्रकार से एच एम सक्सेना ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा। इनमें सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाड़ौती के पठार। जी हाँ, हाड़ौती के पठार के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार किस प्रकार से यहाँ पे इसकी जो बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती के पठार के ऊपर बात करें तो हम यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट आता है कि यह जो हाड़ौती का पठार है, इसके किसका अवशेष है। तो यह जो हाड़ौती का पठार है, यह है गोंडवाना लैंड। जी हाँ, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जी हाँ, गोंडवाना लैंड का अवशेष है हाड़ौती का पठार। तो यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करें हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति की। जी हाँ, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति की बात करें तो जो दोस्तों मध्यजीवी महाकल्प है, मध्यजीवी महाकल्प जिसे दोस्तों मीसोजोइक एरा भी कहा जाता है। जी हाँ, मीसोजोइक एरा भी जिसे कहा जाता है, मीसोजोइक एरा भी जिसे कहा जाता है। तो इस मीसोजोइक एरा के जो क्रिस्टेशियन काल, जी हाँ, क्रिस्टेशियन काल में गोंडवाना लैंड, जी हाँ, गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से, जी हाँ, जो दरारी उद्गार से इस हाड़ौती के पठार का उद्गम होता है, उद्गार से हुई है। और दोस्तों बात की जाए कि जो हाड़ौती का पठार है यह लावा से निर्मित प्रदेश है। जी हाँ, यह लावा से निर्मित प्रदेश है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए निर्मित है। तो जो हाड़ौती का पठार है यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। लेकिन जो इसकी उत्पत्ति की बात की जाती है हाड़ौती के पठार की, तो इसकी उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प के या जिसे मीसोजोइक एरा के क्रिस्टेशियन काल में गोंडवाना लैंड के में जो ज्वालामुखी का दरारी उद्गार से दोस्तों हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति होती है। और दोस्तों जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार को मालवा के पठार का उत्तरी भाग कहा जाता है। जी हाँ, मालवा के पठार का उत्तरी भाग कहा जाता है।
उत्तरी भाग कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए कि जो मालवा के पठार की हम इंडियन ज्योग्राफी में चर्चा करते हैं, जो कि एमपी में फैला हुआ है, उस मालवा के पठार का ही दोस्तों जो उत्तरी भाग है इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। जी हाँ, हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। और दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला और जो मालवा के पठार के मध्य में जो पठार अलग करता है वह हाड़ौती का पठार या अरावली पर्वतमाला को अलग करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस हाड़ौती के पठार का दोस्तों क्षेत्रफल के बारे में या विस्तार के बारे में बात करें। विस्तार के बारे में बात करेंगे तो विस्तार में दोस्तों इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.49%। जी हाँ, 6.49% राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का है। और इस भाग में जो हाड़ौती का पठार है इसमें राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो इसमें दोस्तों जनसंख्या निवास करती है 10% या दोस्तों 11%। तो दोस्तों 10% या 11% के समथिंग यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। इससे जो हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं उनकी बात करें तो हाड़ौती के पठार में जो दोस्तों जो जिले आते हैं उनकी संख्या है 4। और इन 4 में कौन कौन से जिले हैं उनकी बात करें तो इन 4 में दोस्तों पहला जिला आता है कोटा, कोटा के बाद में आता है बूंदी, बूंदी के बाद में आता है बारा और बारा के बाद में जो अंतिम जिला आता है वह है झालावाड़। जी हाँ, जो हाड़ौती के पठार के अंदर या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर जो राजस्थान में दोस्तों जो 4 जिले आते हैं वह हाड़ौती के पठार में आते हैं या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में आते हैं, जिनमें पहला है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो दोस्तों यह 4 जिले हाड़ौती के पठार में आते हैं, यह आप सभी को पता होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम यहाँ पे चारों जिलों की विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इनमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों चट्टानों पे बात करने के लिए हम यहाँ पे आपको फैक्ट लिखना है। फैक्ट लिखिए दोस्तों, हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती के पठार में बेसाल्ट, हाड़ौती के पठार में बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें या दोस्तों इन्हें बाह्य आग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है। जी हाँ, बाह्य आग्नेय चट्टानें, बाह्य आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, पाई जाती है, जिसमें से दोस्तों इन जो बेसाल्ट चट्टानों में से जिसमें बलुआ पत्थर, जी हाँ, जिसमें बलुआ पत्थर निकलता है, बलुआ पत्थर, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइड, जी हाँ, एल्यूमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइड के भंडार हैं, के भंडार हैं। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हाड़ौती का पठार है इसमें दोस्तों ये बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है और इन बेसाल्ट चट्टानों को ही बाह्य आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आग्नेय चट्टानों में जो पत्थर निकलता है वह बलुआ पत्थर निकलता है। इसके अलावा यहाँ पे एल्यूमिनियम के भंडार या बॉक्साइड के भंडार भी काफी अधिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे बात करें एक विशेष फैक्ट के ऊपर, विशेष फैक्ट है कि धरातल पर सर्वाधिक, धरातल पर सर्वाधिक, धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु के बारे में बात की जाती है तो दोस्तों वह धातु एल्यूमिनियम ही आती है, जो कि धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों इसको हम एक विशेष प्रकार से यहाँ पे समझने वाले हैं कि दोस्तों यह पृथ्वी की अपन पृथ्वी को इस प्रकार से मानते हैं कि पृथ्वी का दोस्तों एक टुकड़ा इस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों 3 भागों में बटी होती है। 3 भाग कौन कौन से हैं तो दोस्तों पहला भाग है जिसे सियाल कहा जाता है। जी हाँ, सियाल कहा जाता है। दूसरे भाग को सीमा कहा जाता है और तीसरे भाग को सियाल, सीमा, नीफे कहा जाता है। जी हाँ, तीसरे भाग को नीफे कहा जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ से बात करने वाले हैं सियाल की। तो सियाल को दोस्तों इस प्रकार लिखेंगे, सियाल सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। तो धरातल पे आप देख पा रहे हैं सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। और यह जो दोस्तों सियाल पाई जाती है इसे भी दोस्तों सीमा को इस प्रकार लिखेंगे, सी मां से दोस्तों मैग्नीशियम आएगा। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम मध्य परत में पाई जाती है और जो सबसे आंतरिक परत होती है इसमें नीफे पाए जाते हैं। तो नीफे दोस्तों यहाँ पे निकल और आयरन के कारण इसे नीफे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जो ये सियाल भाग है यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ, सियाल जो भाग है ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह दोस्तों जेल फॉर्म में, जी हाँ, जेल फॉर्म में पाया जाता है। और जो नीफे भाग है यह भी ठोस फॉर्म में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी का दोस्तों इस प्रकार से एक टुकड़ा निकाला जाता है तो जो बाह्य परत होती है या धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। तो यह भी आपको
पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पे अन्य फैक्ट के ऊपर जो कि हाड़ौती के पठार की विशेषताओं के अंदर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हाड़ौती के पठार की बात करें तो इस प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। जी हाँ, इस प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा का दोस्तों जो अन्य नाम है उसे वर्टिसोल भी कहा जाता है, वर्टिसोल भी कहा जाता है। एग्जामिनर यहाँ से दोस्तों आपको कंफ्यूजन करने के लिए कोई भी नाम यहाँ पे पुटअप कर सकता है। और काली मृदा में दोस्तों आप सभी को पता है कपास की अधिक खेती होती है, इसलिए इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। कपास मृदा के अलावा दोस्तों इसे जो रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों यह मृदा पाई जाती है। तो जो हाड़ौती के पठार में दोस्तों काली मृदा पाई जाती है, वर्टिसोल इसका उपनाम है, कपास मृदा उपनाम है और रेगुर मृदा भी इसका उपनाम है। तो दोस्तों इसकी जो मिट्टी की जो हम यहाँ पे बात करें, यह मृदा जो ज्वालामुखी लावा के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो जो ये काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं जो यह मृदा ज्वालामुखी लावा के विखंडन से, जी हाँ, ज्वालामुखी में जो लावा का विखंडन होता है उससे इस काली मृदा का निर्माण होता है। जी हाँ, विखंडन से काली मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और इस काली मृदा में दोस्तों कौन सी धातुएं अधिक पाई जाती है, तो काली मृदा की बात करें तो काली मृदा में एल्यूमिनियम व आयरन, जी हाँ, एल्यूमिनियम व आयरन धातुएं पाई जाती है। तो काली मृदा जो होती है इसमें एल्यूमिनियम व आयरन धातुएं पाई जाती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो काली मृदा हाड़ौती के पठार में पाई जाती है इसमें एल्यूमिनियम और आयरन पाया जाता है। फिर बात करें काली मिट्टी के काले रंग का कारण क्या है, तो इसके काले रंग के कारण के बारे में बात करें कि काले रंग का कारण क्या है, काले रंग का कारण क्या है, तो कारण है यहाँ पे जो एल्यूमिनियम व आयरन पाया जाता है। जी हाँ, एल्यूमिनियम जो आयरन पाया जाता है इनके मैग्नेटाइट के यौगिक यहाँ पे पाए जाते हैं। जी हाँ, मैग्नेटाइट यौगिक पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट यौगिक यहाँ पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों मैग्नेटाइट यौगिक पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो यह काली मिट्टी में काले रंग का पाया जाता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करेंगे कि जो काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। जी हाँ, यह जो काली मृदा पाई जाती है इस काली मृदा में जल धारण क्षमता, जी हाँ, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मृदा में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है तो दोस्तों इसीलिए इसे चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है। तो दोस्तों चिकनी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पे बात करें कि जो पश्चिमी राजस्थान में, जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी माटी डाली जाती है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी माटी डाली जाती है तो दोस्तों यहाँ पे जल क्षमता अधिक करने के लिए यहाँ पे काली मिट्टी डाली जाती है। जी हाँ, जल क्षमता बढ़ाने के लिए जल धारण क्षमता, जी हाँ, जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ पे काली मिट्टी डाली जाती है। जी हाँ, काली मृदा डाली जाती है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों आपको देखा होगा कि पानी की वहाँ पे काफी कमी है, क्योंकि वह रेगिस्तानी प्रदेश है, मरुस्थल प्रदेश है। तो वहाँ पे जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ पे दोस्तों जो काली मिट्टी होती है वह डाली जाती है। तो यह दोस्तों पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और एक मुख्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है, तो जो हाड़ौती का पठार है। जी हाँ, हाड़ौती का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। जी हाँ, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। तो यहाँ पे बात करें जो हाड़ौती के पठार के हम ऊपर चर्चा कर रहे हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यह जो तमाम जो 4 भौतिक प्रदेश है इनमें सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है वह है हाड़ौती का पठार। ये तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो अगला वो फैक्ट आता है कि हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी कौन सी है। तो उसके भी दोस्तों क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी
तो हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी के बारे में बात की जाए तो मुख्य नदी कौन सी है, तो हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी दोस्तों चंबल नदी होता है, चंबल नदी है। और ये चंबल नदी दोस्तों आप सभी को पता है कोटा में दोस्तों, कोटा में से निकल कर इधर से झालावाड़ से होती हुई दोस्तों इधर आती है। तो यह आपको पता होना चाहिए। जब हम यहाँ पे नदियों की, जो राजस्थान की नदियों के ऊपर चर्चा करेंगे तो उस समय यहाँ पे चंबल नदी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी पूछ ली जाती है तो यहाँ से चंबल नदी होने वाली है। अब यहाँ पे बात करें अगले फैक्ट के ऊपर कि जो हाड़ौती के पठार का ढाल किस ओर है, तो हाड़ौती के पठार का ढाल के बारे में बात करेंगे। हाड़ौती के पठार का ढाल दोस्तों, तो हाड़ौती के पठार का ढाल किस प्रकार से है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। जी हाँ, हाड़ौती के पठार का ढाल है जो दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर कहा जाए, या दोस्तों ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भी दिया हो तो वह भी आपका सही होने वाला है। तो दोस्तों इन दोनों को आपको पता होना चाहिए कि इसके जो हाड़ौती के पठार का ढाल है किस तरफ है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट के ऊपर बात करें कि हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक जलीय जीव विविधता पाई जाती है। जी हाँ, जलीय जीव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जलीय जीव विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो एचएम सक्सेना ने 4 भागों में भौतिक प्रदेशों में वर्गीकरण किया है, उनमें से जो हाड़ौती का पठार प्रदेश है इसमें सर्वाधिक जलीय जीव विविधता पाई जाती है। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी जो पटवारी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि चारों भौतिक प्रदेशों में से कौन सा में सर्वाधिक जलीय जीव विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जो ये जलीय जीव विविधता किस प्रकार पाई जाती है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय जलीय जीव घोंघे डॉल्फिन, जी हाँ, राष्ट्रीय जो जलीय जीव अभी हाल ही में घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोंघे डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव घोंघे डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव घोंघे डॉल्फिन, या इसे शिशुमार जो कहा जाता है, जी हाँ, शिशुमार कहा जाता है या सूस कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो घोंघे डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव इसे हाल ही में घोषित किया गया है, यह चंबल अभ्यारण्य में, जी हाँ, चंबल अभ्यारण्य में पाई जाती है, चंबल अभ्यारण्य में पाई जाती है। और ये चंबल अभ्यारण्य कहाँ है, तो दोस्तों चंबल अभ्यारण्य कोटा में, जी हाँ, कोटा में स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें राजस्थान में जलीय अपर्दन की जो समस्या से ग्रसित प्रदेश कौन सा है, तो राजस्थान में जलीय अपर्दन की समस्या से ग्रसित प्रदेश कौन सा है, तो जलीय अपर्दन की समस्या से ग्रसित प्रदेश के बारे में बात की जाती है। तो दोस्तों जलीय समस्या कहाँ होने वाली है, तो ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पे सर्वाधिक पानी होगा, सर्वाधिक वर्षा होगी, या जहाँ पे सर्वाधिक नदियां होंगी, उस भौतिक प्रदेश में ही जलीय अपर्दन की समस्याएं सर्वाधिक होने वाली है। तो आप सभी को पता है राजस्थान में जो झालावाड़ स्थान है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे दोस्तों जो हाड़ौती के पठार जो भौतिक प्रदेश है इसमें सर्वाधिक नदियां भी यही है। तो यहाँ पे जो जलीय अपर्दन की समस्या होती है वह सर्वाधिक दोस्तों हाड़ौती के पठार में ही होने वाली है। जी हाँ, हाड़ौती के पठार में ही यह समस्याएं होने वाली है, हाड़ौती के पठार में ही यह समस्याएं होने वाली है। चलिए अब यहाँ पे बात करें, आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, तो अब यहाँ से भी दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, आर्द्रता वाला स्थान तथा मानसून के ठहराव वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए झालावाड़। जी हाँ, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछा जाता है तो आंसर होना चाहिए झालावाड़। और यदि आपको क्वेश्चन दोस्तों सर्वाधिक मानसून के ठहराव वाला भौतिक प्रदेश पूछा जाता है तो वह दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए हाड़ौती का पठार, या जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो
आपका आंसर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान से क्या आशय है, तो यहाँ पे सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान से आशय इस प्रकार है स्टूडेंट कि जो मानसून का ठहराव यहाँ सर्वाधिक होता है, तो मानसून का ठहराव यहाँ सर्वाधिक होगा तो सर्वाधिक वर्षा भी यहाँ पे झालावाड़ में होने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों इसीलिए जो सर्वाधिक वर्षा होगी तो आर्द्रता भी यहीं पे होने वाली है, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान इसीलिए झालावाड़ को कहा गया है। और जो मानसून के ठहराव वाला भौतिक प्रदेश कहा गया है वह हाड़ौती के पठार को कहा गया है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले फैक्ट के ऊपर। तो अगला और फैक्ट यहाँ से, इस फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो दक्षिण पूर्वी का पठार जो राजस्थान के जो कितने भागों में फैला हुआ है, या राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने भाग में फैला हुआ है, यह भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो हमने देखा था कि जो 6.49% भाग में यह क्षेत्रफल फैला हुआ है, तो समथिंग 7%, जी हाँ 7% भाग पर फैला हुआ है, 7% भाग पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है, हाड़ौती का पठार फैला हुआ है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर यहाँ पे आंसर ऑप्शन में ना देकर प्रॉपर तो है 6.49%, तो यहाँ पे लगभग 7% के समथिंग जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 7% भाग पर अकेला हाड़ौती पठार फैला हुआ है, जिनमें 4 जिले आते हैं। पहला है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इस प्रकार से यह 4 जिले आते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि हाड़ौती का पठार की जो मुख्य विशेषता है उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से बात करने वाले हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण किस प्रकार से है, इसमें कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कितनी पहाड़ियां पाई जाती है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो हाड़ौती का पठार के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, हाड़ौती के पठार के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे इस पे दो तरीकों से बात करने वाले हैं। या हाड़ौती पठार को 2 भागों में हमने बांटा है, तो 2 भागों में किस प्रकार से चर्चा करेंगे। एक में बात करने वाले हैं विंध्य कगार क्षेत्र, जी हाँ एक में बात करेंगे विंध्य कगार क्षेत्र, और विंध्य कगार क्षेत्र के बाद में जो दूसरा बात करेंगे वह है दक्कन का पठार। जी हाँ दक्कन का पठार, यह 2 भागों में फैला हुआ है जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। पहला है विंध्य कगार क्षेत्र और दूसरा आता है दक्कन का पठार। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो विंध्य कगार क्षेत्र है इसमें भी 3 भागों में हमने बांटा है, तो 3 भागों में बांटकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वह 3 भाग कौन से हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला भाग पे चर्चा करेंगे वह आएगा अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। जी हाँ अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों पे चर्चा करेंगे। फिर दूसरा है नदी निर्मित मैदान। जी हाँ नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित नदियों के द्वारा निर्माण किया गया मैदान भी दोस्तों हाड़ौती पठार में आता है। फिर बात करेंगे साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र। जी हाँ साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र। तो दोस्तों विंध्य कगार क्षेत्र में इन तीन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों हम बात करेंगे दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में हम यहाँ पे दक्कन के पठार को 2 भागों में विभाजित किया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो आता है डंग गंगदर प्रदेश। जी हाँ डंग गंगदर प्रदेश, डंग गंगदर प्रदेश आता है। फिर इसके बाद में जो दूसरा भाग आता है वह आता है झालावाड़ का पठार। जी हाँ झालावाड़ का पठार आता है। तो दोस्तों वर्गीकरण देख चुके हैं कि एक जो डंग गंगदर प्रदेश आता है, दूसरा आता है झालावाड़ का पठार। तो यहाँ पे हमने देखा कि यह इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाड़ौती के पठार के ऊपर। तो हाड़ौती पठार को 2 भागों में हमने बांटा है, जिसमें पहला है विंध्य कगार क्षेत्र और दूसरा है दक्कन का पठार। तो दोस्तों जो विंध्य कगार क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं उसके ऊपर बात करें तो विंध्य कगार क्षेत्र में जिले आते हैं, पहला है कोटा, दूसरा है बूंदी और जो तीसरा जिला आता है वह है बारां। तो जी हाँ जो विंध्य कगार क्षेत्र में जो जिले आते हैं वह 3 है, कोटा है, बूंदी है, बारां है। और जो दक्कन का पठार के में जो जिले आते हैं वह है दोस्तों झालावाड़। जी हाँ झालावाड़ जिले का जो क्षेत्र है वह दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है, जबकि जो कोटा बूंदी और बारां के जो जिले का क्षेत्र है वह विंध्य कगार क्षेत्र में आता है। इन तीनों जिलों में दोस्तों अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी पाई जाती है, नदी निर्मित मैदान भी है और साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र भी है। तो इनके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के ऊपर बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे बूंदी की पहाड़ियां। जी हाँ बूंदी की पहाड़ियों पे बात करेंगे, बूंदी की पहाड़ियों पे बात करेंगे। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे मुकंदरा की पहाड़ियां। जी हाँ मुकंदरा की पहाड़ियां उस पे भी बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कुंडला की पहाड़ियां। जी हाँ कुंडला की पहाड़ियों पे भी हम यहाँ पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे रामगढ़ की पहाड़ियां। जी हाँ
रामगढ़ की पहाड़ियां। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हाड़ौती के पठार का दोस्तों जो वर्गीकरण किया गया है वह इस प्रकार से किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। विंध्य कगार क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा। दक्कन के पठार में 1 जिला आता है, झालावाड़। और दोस्तों बात करें विंध्य कगार क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में जो एरिया है वह दोस्तों उसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी पाई जाती है, नदी निर्मित मैदान भी पाए जाते हैं और यहाँ पे शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र भी पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां दोस्तों 4 प्रकार की यहाँ पे पाई जाती है। पहली है बूंदी की पहाड़ियां, दूसरी मुकंदरा की, तीसरी कुंडला की और चौथी है रामगढ़ की पहाड़ियां। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं कि जैसे पहले बूंदी की पहाड़ियों के बारे में, फिर मुकंदरा की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर रामगढ़ की पहाड़ियां, फिर यहाँ पे नदी निर्मित मैदान कौन सा है, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र कौन सा है, झालावाड़ का पठार के ऊपर हम यहाँ पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हाँ, यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बूंदी की पहाड़ियां। जी हाँ, बूंदी की पहाड़ियों के ऊपर बात करेंगे। बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियों पे बात करेंगे। बूंदी की पहाड़ियां, तो बूंदी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बूंदी की पहाड़ियां जो बूंदी में स्थित है। फिर यहाँ से बात करें इस बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ सबसे ऊंची चोटी, बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सतूर। जी हाँ, यह दोस्तों आपको नाम पता होना चाहिए। और यह दोस्तों राजस्थान पुलिस 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह सतूर है। तो दोस्तों अब आगे आने वाली आपकी राजस्थान की यहाँ पे चाहे सीईटी की एग्जाम हो, एलडीसी की हो या पटवारी या राजस्थान पुलिस की अन्य एग्जाम हो, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपडेट किया जा सकता है और यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 353 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह सबसे ऊंची चोटी है, सतुर नाम है इसका, और ये बूंदी की सबसे ऊंची चोटी है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करेंगे यहाँ पे दूसरी पहाड़ी का नाम मुकंदरा की पहाड़ी। जी हाँ, मुकंदरा की पहाड़ियां, मुकंदरा की पहाड़ियां। तो यह जो मुकंदरा की पहाड़ियां है कहाँ स्थित है? तो यह जो मुकंदरा की पहाड़ियां है कोटा, झालावाड़। जी हाँ, कोटा व झालावाड़ की सीमा पर स्थित है। कोटा व झालावाड़ की सीमा पर यह पहाड़ियां स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए कि मुकंदरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे पिछले एग्जाम में बूंदी की पूछी गई, तो यहाँ पे मुकंदरा की पूछी जाने की भी उम्मीद है। तो इसमें मुकंदरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आती है चांदबाड़ी। जी हाँ, सबसे ऊंची चोटी आती है चांदबाड़ी और चांदबाड़ी की जो ऊंचाई है वह 517 मीटर है और यह दोस्तों कोटा में स्थित है, आपको सभी को पता है। फिर बात करें जो ये चांदबाड़ी चोटी है, इस पे ही दोस्तों जो एक फैक्ट बनता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी, हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी भी दोस्तों यह चांदबाड़ी चोटी भी कौन सी है? चांदबाड़ी है। और ये चांदबाड़ी की जो ऊंचाई कितनी है? तो चांदबाड़ी की ऊंचाई 517 मीटर है और यह मुकंदरा की पहाड़ियों की दोस्तों मुकंदरा की पहाड़ियों में स्थित यह चोटी है। और ये मुकंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के कोटा, झालावाड़, हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आती है और हाड़ौती के पठार में भी जो विंध्य कगार क्षेत्र है उसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगली पहाड़ी के ऊपर बात करें तो अगली पहाड़ी है कुंडला की पहाड़ियां। जी हाँ, अगली पहाड़ी है कुंडला की पहाड़ियां। तो कुंडला की पहाड़ियां दोस्तों कहाँ है? तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि कुंडला की पहाड़ियां हैं कि जो है कोटा जिले में, राजस्थान के कोटा जिले में कुंडला की पहाड़ियां पाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अन्य जो पहाड़ी है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अन्य पहाड़ी है रामगढ़ की पहाड़ी। जी हाँ, रामगढ़ की पहाड़ियां। तो रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो यह आपको पता होना चाहिए कि रामगढ़ की पहाड़ियां राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में हाड़ौती के पठार के अंतर्गत जो बूंदी जिला आता है, बूंदी जिले में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहाड़ियां पाई जाती है एक विशेष प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती है। तो यह जो पहाड़ियां है यह घोड़े के नाल की आकार की, जी हाँ, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है, आकार की पहाड़ियां पाई जाती है, पहाड़ियां। तो यह जो घोड़े के नाल के आकार की यहाँ पे पहाड़ियां पाई जाती है।
तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप कर सकता है कि राजस्थान में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां कहाँ किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो हाड़ौती के पठार में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है। जिला पूछा जाता है तो बूंदी जिले में यह पहाड़ियां पाई जाती है। और दोस्तों पर्वत पूछा जाता है तो रामगढ़ की पहाड़ियां, जी हाँ रामगढ़ की पहाड़ियां जो है वह घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है। तो दोस्तों एग्जामिनर आपको किस भी रूप में पूछे तो आपको यहाँ पे आंसर सही करना है। तो दोस्तों एक घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां का जो निर्माण किस प्रकार से हो उसके ऊपर बात करें तो उल्कापात से निर्मित संरचना है। जी हाँ, जो उल्कापिंड से निर्मित संरचना है। तो दोस्तों जो है घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियां है इनका निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। या दोस्तों एग्जामिनर आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि राजस्थान में खगोलीय घटना का उदाहरण कहाँ है। तो दोस्तों यह जो रामगढ़ की पहाड़ियां बूंदी में स्थित है, यह जो राजस्थान में दोस्तों खगोलीय घटना का उदाहरण है। तो उदाहरण इस प्रकार से है कि इनका निर्माण जो उल्कापिंड के गिरने से हुआ है या खगोलीय घटना से इनका निर्माण हुआ है, इसीलिए इन्हें खगोलीय घटना का उदाहरण भी कहा जाता है। तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है। तो चलिए इस यहाँ से दोस्तों जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे जो राजस्थान में पर्यटन विभाग ने, जी हाँ यहाँ पे राजस्थान के पर्यटन विभाग ने पर्यटन की दृष्टि से, जी हाँ पर्यटन की दृष्टि से भारत का पहला जियो हेरिटेज, दोस्तों ये जियो हुआ है, सिम वाला जियो नहीं है, रिलायंस वाला जियो नहीं है, यह जियो हेरिटेज क्षेत्र घोषित किया गया है। जी हाँ जियो हेरिटेज क्षेत्र घोषित किया गया है। तो दोस्तों यह फैक्ट भी आप सभी के लिए मुख्य है। जी हाँ यह जो फैक्ट है आप सभी के लिए मुख्य है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद काफी अधिक है कि यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भारत का पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र घोषित किया गया है। तो जो रामगढ़ की पहाड़ियां बूंदी में है, भारत का दोस्तों यहाँ पे पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावनाएं है। फिर यहाँ पे बात करेंगे, अगला पर्वत आता है यहाँ पे या पहाड़ी आती है, वह आता है आडावाला पर्वत। जी हाँ, और आडावाला पर्वत कहाँ स्थित है तो आपको यह पता होना चाहिए। तो आडावाला पर्वत भी दोस्तों बूंदी जिले में, जी हाँ बूंदी जिले में आडावाला पर्वत स्थित है। चलिए अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट के ऊपर कि यहाँ से और कौन से फैक्ट से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि जो विंध्याचल पर्वत की जो कौन सी पहाड़ी जो हाड़ौती के पठार में स्थित है, तो यहाँ पे बात करेंगे और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो विंध्याचल पर्वत जो कि दोस्तों भारत को बिल्कुल मध्य में स्थित है या मध्यवर्ती पर्वत विंध्याचल पर्वत को ही कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत की कौन सी पहाड़ी हाड़ौती के पठार में स्थित है। विंध्याचल पर्वत की कौन सी पहाड़ी हाड़ौती के पठार में स्थित है। तो दोस्तों जो मुकंदरा की पहाड़ी है, जी हाँ मुकंदरा की पहाड़ी जो है वह हाड़ौती के पठार में ही स्थित है। जी हाँ विंध्याचल पर्वत की जो मुकंदरा की पहाड़ी है वह हाड़ौती के पठार के अंदर ही स्थित है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो विंध्य कगार क्षेत्र में जो नदी निर्मित मैदान है उसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ नदी निर्मित मैदान के ऊपर बात करने वाले हैं। जो नदी निर्मित मैदान, तो दोस्तों नदी निर्मित मैदान से यहाँ पे आशय है कि जो नदियां यहाँ पे वर्ष भर से बहती रहती है तो वो अपने साथ यहाँ पे दोस्तों महीन कणों को और अवसादों के द्वारा लाकर यहाँ पे जमा करती जाती है और यहाँ पे एक मैदानी भाग का निर्माण करती है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे बात करें नदी निर्मित मैदान जो विंध्य कगार क्षेत्र हाड़ौती पठार के अंतर्गत आता है, जिसमें कोटा बूंदी में चंबल नदी व उनकी सहायक नदियों के द्वारा, जी हाँ चंबल एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को यहाँ पे नदी निर्मित मैदान कहा गया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हाड़ौती के पठार के अंतर्गत नदी निर्मित मैदान आता है वह चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निर्माण के कारण
यहाँ पे इस नदी दोस्तों यहाँ पे मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो भाग के ऊपर बात करते हैं। अगला भाग आता है साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र। जी हाँ, साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र, साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र है यह पूर्वी बारां में स्थित है। जी हाँ, साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र है यह पूर्वी बारां में स्थित है। जी हाँ, पूर्वी बारां में स्थित है। पूर्वी बारां जो जिला है, पूर्वी बारां जो दोस्तों बारां जिले के पूर्व में स्थित है, जो कि साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र इसे कहा जाता है। और दोस्तों यह कितना उच्च भूमि क्षेत्र है, तो यह 450 मीटर। जी हाँ, 450 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र है, उच्च भूमि क्षेत्र है। तो इसमें दोस्तों ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए कि जो 450 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र की ऊंचाई है। फिर यहाँ पे बात करें कि जो साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र है, जी हाँ, साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसका सर्वोच्च शिखर आता है वह है कांबा। जी हाँ, कांबा इसका सर्वोच्च शिखर आता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों यह 456 मीटर। जी हाँ, 456 मीटर साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र की ऊंचाई है। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए कि साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र जो कि दोस्तों बारां जिले में दोस्तों पूर्व में स्थित है। फिर बात करें साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र की यहाँ पे ऊंचाई की, तो 450 मीटर इसकी ऊंचाई है। और साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो साहिबाद उच्च भूमि क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर का नाम है कांबा, और कांबा की कुल ऊंचाई है 456 मीटर। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो अगला फैक्ट आता है झालावाड़ का पठार। जी हाँ, झालावाड़ के पठार के ऊपर बात करेंगे। झालावाड़ का पठार, तो झालावाड़ के पठार के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे कि झालावाड़ में स्थित पठारी क्षेत्र को मालवा के पठार का उत्तरी भाग कहा जाता है। तो जी हाँ, जो झालावाड़ का पठार है इसे मालवा के पठार का उत्तरी भाग कहा जाता है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग कहा जाता है, उत्तरी भाग कहा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा है कि जो मालवा का पठार है यह जो झालावाड़ का पठार है जो कि मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। और फिर यहाँ पे दोस्तों एक और पर्वत प्रदेश है, इसका नाम है डंग गंगधर प्रदेश। जी हाँ, डंग गंगधर प्रदेश है, जिसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये डंग गंगधर प्रदेश कहाँ स्थित है, तो डंग गंगधर प्रदेश दोस्तों आप सभी को पता है झालावाड़ में दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। जी हाँ, दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो झालावाड़ है, झालावाड़ में जो दक्कन के पठार के अंतर्गत दोस्तों डंग गंगधर प्रदेश आता है। और इसकी ऊंचाई की बात की जाती है तो इसकी कुल ऊंचाई 350 मीटर। जी हाँ, 350 मीटर ही है, उच्च भूमि क्षेत्र है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से हम यहाँ पे जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जो कि एच.एम. सक्सेना ने 4 भागों में बांटा है। जो दोस्तों 4 भागों में सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती पठार जिसे कहा जाता है। एच.एम. सक्सेना ने 4 भागों में बांटा था, जिनमें पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और हाड़ौती के पठार। और दोस्तों आज के वीडियो में हमने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार के ऊपर यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा की है, जिसमें हमने देखा है और आप सभी ने देखा है कि दोस्तों किस प्रकार से हम यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। और पूरे दोस्तों हाड़ौती पठार की हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है, चाहे वह दोस्तों इसके क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए, जनसंख्या के बारे में बात की जाए, यहाँ पे हम कितने जिलों में फैला हुआ है। तो हाड़ौती का पठार दोस्तों आप सभी ने देखा है कि जो 4 जिलों में फैला हुआ है, कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है। फिर उसके बाद में हमने इसकी पूरी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर ली कि यहाँ पे विशेषताएं किस प्रकार से होती है। विशेषताओं में हमने चर्चा की यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का काले रंग का कारण क्या है। इस प्रकार की समस्त हम यहाँ पे मुख्य फैक्ट के ऊपर बात कर चुके हैं। और हम यहाँ पे दोस्तों और लास्ट में हमने जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार के दोस्तों यहाँ पे वर्गीकरण के बारे में बात की कि वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, चाहे वह विंध्य कगार क्षेत्र कोटा बूंदी बारा हो या दक्कन का पठार झालावाड़ हो। फिर उसके बाद में विंध्य कगार में दोस्तों और जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है, जिनमें बूंदी की पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, कुंडला की, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं।
फिर नदी निर्मित मैदान के ऊपर हमने चर्चा की। नदी निर्मित के मैदान के बाद में शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, डंग गंगदर प्रदेश और झालावाड़ के पठार और हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो कि चांदबाड़ी है 517 मीटर की है। इन तमाम मुख्य मुख्य बिंदुओं पे हमने चर्चा कर ली। और दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में जो हाड़ौती के पठार से जो आज की क्लास में आपने पढ़ा है उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से, जी हाँ बिल्कुल बेसिक से और फैक्ट वाइज यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है। चाहे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे वर्गीकरण बताया गया हो, सबसे पहले किसने किया, वर्तमान में जो वर्गीकरण हम पढ़ते हैं वह किसने किया और उसने कब किया और किस आधार पे किया। और दोस्तों जो राजस्थान के मैप बनाकर भी दोस्तों आपको समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ यदि चैनल से आज जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको समय से मिल सके और आप अपनी तैयारी दोस्तों मजबूत कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। जय हिंद, जय भारत।